दोस्तों आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन है जो कि आपके दादाजी की ज़मीन थी और अभी पिताजी के नाम पर ज़मीन आ चुकी है, यानी कि आपकी पुश्तैनिक ज़मीन है और आपके पिताजी मर जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में ये ट्विस्ट है कि पिताजी ने दो शादियाँ की थी। पिताजी ने दो शादियाँ की थी। पहली बीवी से भी बच्चे हैं और दूसरी बीवी से भी बच्चे हैं। तो क्या इन सूरतों में क्या वो जो प्रॉपर्टी है पुश्तैनिक वो पहली बीवी को पहली जो बीवी है उसको मिलेगी या फिर उसके बच्चों को मिलेगी या फिर दूसरी बीवी और दूसरे बच्चों को मिलेगी? ये जो है थोड़ा सा बहुत ही परेशानी वाला कारण है, बहुत ही लोगों की समस्या है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। जमीन सर्वे 2026, पिता ने की दो शादियां और हो गई मौत, तो क्या पुश्तैनी जमीन में दोनों बीवियों के बच्चों को मिलेगा हिस्सा? सर्वे अमीन का ये कड़ा कानून सुन लो। सर्वे अमीन का ये कड़ा कानून है दोस्तों कि बीवियों ने जो बच्चे हैं उनमें आपस में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इसी पे चल रहा है कि दो चीज़ों का, कि प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको मिलेगा। हम पहली बीवी के बच्चे हैं तो हमें मिलना चाहिए। दूसरी वाले बोलते हैं कि भाई हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। इसमें सेकेंड और फर्स्ट का क्या मतलब है? तो इसी बात पर आज हम अच्छे सबको पूरा कानून समझाएंगे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा किसका किसका होता है पुश्तैनिक ज़मीन का, और ये भी बताएंगे कि आपको अगर कोई भी परेशानी होती तो आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप मुझे फेसबुक पर अच्छे से बात करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं आप। मैं फेसबुक पे आप मुझे लाइक और फॉलो कर लीजिए, फिर आप मुझे मैसेंजर मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हाँ, जो फीस है मेरी वो आपको देनी होगी, लेकिन सारे कानूनी सलाह प्लस आपकी ज़मीन आपको सुरक्षित कैसे करना है, कैसे कहाँ कौन सा एप्लीकेशन देना, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आते टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कानून का सबसे बड़ा झटका, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का नियम? देखिए दोस्तों, लोग तो कहते हैं कि पहली बीवी के बच्चों का होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों का होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? जाहिर सी बात, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही ये टिका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है समझते हैं जरा भाइयों। अब कान खोलकर वो कानूनी सच्चाई सुनो जिसे सुनकर दलालों के तोते उड़ जाएंगे। लोग समझते हैं कि पहली बीवी के रहते अगर दूसरी शादी हुई तो शादी गैर कानूनी है, इसलिए उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। लेकिन कानून यहाँ बिल्कुल अलग है। देश का कानून साफ कहता है कि शादी भले ही कानूनी रूप से मान्य न हो, लेकिन दूसरी बीवी के पैदा हुए बच्चे पूरी तरह से जायज़ हैं। देखिए दोस्तों, कानून कई तरह से देखता है और समाज भी कई तरह से देखता है। लोग सोचते हैं कि जो पहली बीवी के बच्चे उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए क्योंकि वो जायज़ शादी है। दूसरी भी शादी जायज़ है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? देखिए दोस्तों, शादी किसकी है, किसकी जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, इस पर ध्यान देने वाली बात नहीं। बात यह है कि उससे जो हुए बच्चे हैं उस पर क्या उनका कानूनी हक है उस प्रॉपर्टी पर? कानून कहता है कि वो बच्चे भले शादी जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन जो बच्चे हैं वो जायज़ माने जाएंगे और उन पर उनका पूरा कानूनी हक अधिकार बनता है। क्या है समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पिता की मौत के बाद उनकी पुश्तैनी ज़मीन और उनकी खुद कमाई गई संपत्ति में जितना हक पहली बीवी के बच्चों का है उतना ही बराबर हक दूसरी बीवी के बच्चों का भी है। कोई भाई का लाल इनका हिस्सा नहीं मार सकता। देखिए दोस्तों, सीधा कानून ने चुनौती दिया है कि जितना हक, देखिए जो प्रॉपर्टी पिताजी की अगर मृत्यु हो गई है तो जो प्रॉपर्टी उनके पास है, जो उन्होंने खुद बनाई है यानी सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन, या फिर जो पुश्तैनिक ज़मीन है जो उनको मिली थी विरासत में, भले ही पिता ने कोई विल नहीं लिखी गई हो, वसीयत वगैरह लिख कर नहीं गए हैं। अगर देखिए वसीयत पे पहले ध्यान सुनिएगा, अगर वो वसीयत लिखेंगे तो सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन के अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे, और अगर पुश्तैनिक ज़मीन तो उसमें भी सबका हक बराबर होगा। तो आप ध्यान देते हैं कि अगर उन्होंने कोई वसीयत वगैरह लिख कर नहीं गई है, नहीं मरे हैं, तो उस पर क्या होगा? अगर उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी है तो जितना हक उनकी ज़मीन हो या फिर उनके पिताजी की जो यानी कि जो ख़ानदानी ज़मीन जो चलती आ रही पुश्तैनी, वो और सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन दोनों ज़मीनों का
जितना पहली बीवी और उनके बच्चों का हक है उतना ही दूसरी बीवी और उनके बच्चों का हक है। उनसे इसका हक कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा तीसमार खां क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कानून का जानकार क्यों ना हो, उन बच्चों से उनका हक कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। आप चाहें तब भी, नहीं चाहें तब भी, जो कानून कहता है वो तो आपको फॉलो करना ही होगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। वंशावली यानी कि फैमिली ट्री का महा फ्रॉड, ऐसी रची जाती है साजिश। अब देखिए दोस्तों, वंशावली के थ्रू कैसी रची जाती है फैमिली साजिश, ये समझिएगा जरा, क्योंकि उसी फैमिली ट्री के वजह से, यानी कि जो वंशावली के वजह से जो बहुत बड़ा साजिश रचा जाता है नाम काट करके अपना नाम चढ़वाने का। ध्यान दीजिएगा। अब सुनो कि डिजिटल सर्वे में इस मुद्दे पर खेल क्या होता है। पहली बीवी के बच्चे क्या करते हैं, अमीन के साथ साठगांठ करके जब वंशावली बनवाते हैं तो उसमें दूसरी बीवी और उसके बच्चों का नाम ही गायब कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नाम ही नहीं रहेगा तो अमीन चुपके से पूरी ज़मीन हमारे नाम चढ़ा देगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड क्या चल रहा है वंशावली में। पहली बीवी के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वंशावली रेडी करवाते हैं अमीन वगैरह से मिल करके, साठगांठ प्रत्यय पका करके पूरा मोटी रकम वगैरह दे करके करते हैं। वो वंशावली बनवाने के दौरान उसमें सिर्फ अपना और अपने भाइयों का नाम लिखवाते हैं, नहीं दूसरी बीवी और उनके बच्चों का नाम ही नहीं लिखवाते हैं, और सोचते हैं कि कौन देखने आएगा, अमीन जब आएगा तो पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर लिख देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको उनका हिस्सा हम नहीं देंगे। सोचते हैं कि उनका नाम ही अगर हम गायब कर देंगे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा में ही मिलेगा। लेकिन क्या सच्चाई है समझते हैं। तो अमीन चुपके से पूरी जमीन लिख देगा, लेकिन दूसरी बीवी के बच्चों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो आप खुद अपने वार्ड सदस्य या मुखिया के पास जाकर अपने पति के नाम से एक अलग और सही वंशावली बनवाएं जिसमें आपका नाम दर्ज हो और उसे अमीन के सामने पेश करें। और देखिए दोस्तों, अगर पहली बीवी के बच्चे या फिर बीवी ऐसा काम कर देते हैं लोग, तो दूसरी बीवी और उनके बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा अपने सरपंच, मुखिया या फिर सदस्य से जो वार्ड मेंबर जिसे बोलते हैं वो उनसे मिलिए, मिल करके एक वंशावली आप खुद रेडी करवाइए अपने पति वगैरह की, यानी कि आप अपने पिता के पति का जो भी आप लगते हैं उनकी वंशावली रेडी करवाइए और आप अपना भी नाम ऐड करवाइए और उन दूसरे परिवार वालों का भी नाम ऐड करवाइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने जो गलती की आप मत ये गलती कीजिएगा और नहीं से काम कीजिए। और इसे रेडी करवा के वहाँ से जो है प्रमाणित करवाइए, मुखिया वगैरह से प्रमाणित करके अमीन के पास दे दीजिए और अमीन देखते ही वो काम कर देगा जो कि आपके हक में होना चाहिए। यही होता है। देखिए दोस्तों, कभी भी डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करना ही चाहिए आपको, क्योंकि कभी भी ये मत सोचिए कि हम ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट जिसके साथ रहेंगे उसके हक में प्रॉपर्टी रहेगी। और इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहले बीवी के बच्चे हैं तो उनका हक हम छीन लेंगे, तो नहीं छीन सकते आप। जो कानून है उसे फॉलो करना ही होगा, भले ही आप कितने भी बड़े लालची क्यों ना हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वे अमीन के सामने कौन से कागजात रखने होंगे। अब समझिएगा दोस्तों, अगर सर्वे करने के लिए जो अमीन आएगा मान लीजिए, क्योंकि 2026 में सर्वे चल ही रहा है, तो उसके सामने कौन कौन से ऐसे कागजात है जो सामने रखने होते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, बताते हैं आपको हम। भाइयों, अगर आप दूसरी बीवी के बच्चे हैं और अपना हक पाना चाहते हैं तो सर्वे शिविर में अमीन को ये कागजात जरूर दिखाएं। पिता का मृत्यु पत्र जिससे यह साबित हो कि पिता की मौत हो चुकी है, आपका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जिसमें पिता का नाम साफ साफ दर्ज हो ताकि आपका रिश्ता साबित हो सके। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहला जो सबूत होता है सर्वे अमीन के सामने रखने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला सबूत यह है कि पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, ये साबित हो चुकी है कि हो सके कि पिता की जो मृत्यु हो चुकी है। और दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र आपका या फिर आधार कार्ड, इसमें आपके पिताजी का नाम लिखा हो और आपका उनका जो रिश्ता साबित हो सके कि आप उनके क्या लगते हैं या फिर वो आपके क्या लगते हैं, ये साबित हो सके। ये दो चीज जरूरी है। उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुखिया या सरपंच द्वारा प्रमाणित सही वंशावली, जब आपके कागज अमीन के सामने घोषणा पत्र यानी फार्म नंबर 3 के साथ जमा
करेंगे तो अमीन को कानूनन दोनों बीवियों के बच्चों के नाम पर बराबर बराबर हिस्सा काटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपको वंशावली रेडी करनी है, जो जो वंशावली आपने बनवाई थी, जो मैंने आपको बताया, वो वंशावली जो आप तैयार कीजिए। उसके बाद जो आपको करना ये है कि आप जो कागज़ जो है अमीन के सामने लेकर जाइए, और अमीन इन कागजातों को झुठला नहीं सकेगा, याद रखिए। और अमीन उन कानूनन तरीके से वो मजबूर हो जाएगा, जो उसने मोटी रकम लेकर के जो गड़बड़ी की थी, उस गड़बड़ी को वो दूर करेगा और दोनों बीवी और उनके बच्चों के नाम अलग अलग प्रॉपर्टी काट देगा, यानी कि बांट देगा वो, और आपके डॉक्यूमेंट्स में चढ़ भी जाएंगे, खतौनी वगैरह में भी आपका नाम शो करने लगेगा। तो आपको घबराने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही साबित करेंगे कि आप और आपकी हकीकत क्या है। क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना सबूतों के तो कुछ नहीं होने वाला है, और घबरा कर तो कुछ नहीं होने वाला। और आप सोच रहे हैं कि घबरा कर कुछ ऐसे हम काम कर जाएंगे या फिर चुप बैठ जाएं, देखा जाएगा जो होगा, समाज बताएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना हक जो है लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, ये समझ जाइए। आप आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सौतेले भाई बहनों के विवाद का लास्ट वार्निंग समाधान। देखिए भाइयों, सौतेले भाई और बहनों के जो वार्निंग होते हैं, उसका समाधान क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा वार्निंग वगैरह देते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। तो क्या समाधान है, समझते हैं। मैं दोनों पक्षों के भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे आप पहली बीवी के बच्चे हों या दूसरी बीवी के, आपस में लाठी डंडा करने से बेहतर है सिर्फ वकीलों और दलालों का घर भरता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बीवी के बच्चे हों या फिर दूसरी बीवी के बच्चे हो, आपस में लड़ाई झगड़ा अगर आप करेंगे तो इससे कुछ नहीं फायदा होगा। इससे सिर्फ वकीलों का संपत्ति बढ़ेगी और उनके पास आप जाते रहेंगे और उनसे जानकारी लेते रहेंगे कि कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फायदा किससे होगा, समझते हैं। कानूनन हक दोनों का है, इसलिए समझदारी इसी में है कि डिजिटल सर्वे 2026 के दौरान सभी भाई एक साथ बैठें, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी सहमति से बंटवारा नामा तैयार करें और अमीन को सौंप दें। देखिए दोस्तों, तो आपसे ही कहना है कि सब फालतू काम बंद कीजिए, आप लड़िए झगड़िए मत। सबसे अच्छी बात यह है कि आपस में बैठिए, आपस में बैठ करके सर्वे अमीन जब भी आता है उन्हें एक कागजात दीजिए। वो कागजात क्या है, आपस में बैठकर आपसी सहमति से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लोग पंचनामा रेडी करवाइए। पंचनामा में सभी लोग आपस में बंटवारा कर लीजिए, और जब सर्वे अमीन आएगा तो उसे आप दे दीजिए। सारी चीज़ सहमति से रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और सर्वे अमीन आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कर देगा, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में चढ़ा देगा। तो आप लोग आपस में बंटवारे से सहमति होकर के जब काम किए रहेंगे, उससे आप ही का बेहतरी रहेगा और किसी और का नहीं। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ रिश्ता खराब होगा, आपका हल नहीं निकलेगा। इसलिए जहाँ तक करिए कि आपस में बैठ करके आपसी बंटवारे से अपना काम कर लीजिए, इन सब फालतू चक्करों में आप मत पड़िए। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ वैसा हो रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो उससे मिलिए, सारे परेशानियों को बताइए, और वकील जैसे कहता है उसके हिसाब से आप आगे का कदम उठाइए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे आप फेसबुक पे लाइक फॉलो कीजिए, मैसेंजर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। मिलते ही आगे की प्रक्रिया हम जारी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि पुश्तैनिक ज़मीन में अगर बंटवारा होगा तो दोनों का पक्षों का होगा, किसी एक पक्ष का कभी नहीं होगा। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।